हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने जनरल केमिस्ट्री में पॉलीमर स्टार्ट कर दिया था। पॉलीमर के टाइप्स पढ़ लिए थे, पॉलीमर क्या होता है ये समझ लिया था। जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए उसके लिए एक बार पॉलीमर की यूनिट पॉलीमर का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उसके बाद जितने भी टाइप्स ऑफ पॉलीमर हैं जो जनरली पूछे जाते हैं तो उन सब की बात करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं पॉलीमर एक्चुअल में होता क्या है। तो पॉलीमर मैंने बताया था रिपीटिंग यूनिट है, सिमिलर रिपीटिंग यूनिट है, मतलब एक जैसी यूनिट बार बार रिपीट हो गई है। ठीक है, तो लिखेंगे पॉलीमर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, मोनोमर्स आर, जो मोनोमर्स होंगे वो क्या होंगे? मोनोमर, मोनोमर क्या होगा? यूनिट होगा जो एक मतलब रिपीटिंग यूनिट होगा। ठीक है, मोनोमर इज अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ दैट पॉलीमर। जिस पॉलीमर की बात हो रही है उसकी रिपीटिंग यूनिट ही मोनोमर होगी। ठीक है, ठीक है, मोनोमर जो होगा वो पॉलीमर की रिपीटिंग यूनिट होगी। ठीक है, और वैसे मोनोमर से क्या बनेगा? पॉलीमर। तो मोनोमर का यहाँ पे कुछ रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया? वो पॉलीमर बन गया। ठीक है, तो जो मोनोमर है ये क्या है? वन यूनिट है। यहाँ पे लिख सकते हैं एन नंबर ऑफ मोनोमर इज आ रिपीटिंग, नहीं नहीं ये नहीं, ये तो नेक्स्ट लाइन होगी ये। ठीक है, तो ये एन वन यूनिट होगी। ये मतलब मोनोमर जो है एक यूनिट है, इसके एन मॉलिक्यूल्स जब जुड़ के बनेंगे तो इनको क्या कहेंगे? एन यूनिट्स। तो मोनोमर क्या है? मोनोमर की एन यूनिट्स हैं जो मिलकर क्या बना रही हैं? पॉलीमर बना रही हैं। और यहाँ पे जो पॉलीमर बन रहा है ना, मोनोमर्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? जो रिपीटिंग यूनिट है मोनोमर, उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? तो जो इंटर कनेक्टेड या इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड होगा, देयर आर कोवेलेंट bonds between रिपीटिंग मोनोमर यूनिट। मतलब जो बॉन्ड होगा, देयर आर कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर। ठीक है, मोनोमर के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा तब मिलके क्या बना रहा होगा? पॉलीमर बना रहा होगा। और पॉलीमर कैसा है? पॉलीमर एक हाई मॉलिक्यूल है जिसका मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक ऐसा बड़ा सा मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है। ठीक है, हाई ऐसे नहीं लिख, पॉलीमर इज अ काइंड ऑफ मॉलिक्यूल हैव वेरी हाई, ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसके पास वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास होगा, हैव वेरी हाई
मोलिकुलर मास जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा होगा, मोलिकुलर मास 5000 टू मिलियंस, ठीक है। जरूरी नहीं है इसका 5000 हो 10,000 हो, मोलर मास मिलियंस में भी जा सकता है, ठीक है। तो अब जो मोनोमर होगा और जो रिपीटिंग यूनिट होंगी, जैसे हमने ए एन नंबर ऑफ ए लिए, ठीक है, ए एलिमेंट्स लिए, ठीक है, एन नंबर ऑफ कोई ए मोनोमर यूनिट है ये लिए, तो इससे पॉलीमर हमारा कैसा बनेगा, ए और ये जो बॉन्ड होगा बीच का वो क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर कुछ ऐसा लिया जिसमें ए बी है, ठीक है, ए बी सी मॉलिक्यूल, एन नंबर ऑफ कोई मोनोमर यूनिट है जिसमें ए बी सी है, 3 यूनिट है जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो जो 3 यूनिट जुड़ी हुई हैं तो वो ऐसी होंगी ए बी सी, फिर उसके साथ ए बी सी, तो अब इसको ऐसे करके यहाँ एन लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, एक यूनिट बना के आगे पीछे बॉन्ड बना के आराम से यूनिट लिख सकते हैं। तो ये हो गई पॉलीमर की। देखिए अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये भी आना ज़रूरी है। हो सकता है आप मतलब केवल 10th के लेवल की या 12th के लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन जो आपका जनरल साइंस है, जनरल फिजिक्स है, जनरल केमिस्ट्री है, उसमें अगर 2-4 क्वेश्चन भी ऐसे आ गए तो आपको फिर उसमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आप हर चीज़ हर लेवल लेके चलते हैं। तो मोनोमर कैसे जुड़ रहे होंगे, हेड टू हेड भी जुड़ रहे होंगे, टेल टू टेल भी जुड़ रहे होंगे। हेड टू हेड मतलब जैसे ए बी सी, इस ये यूनिट है ए बी सी, तो ए बी सी से फिर ए बी सी जुड़ा हुआ है, या तो ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है ए बी सी लिखा फिर यहाँ पे सी बी ए, फिर वहां पे ए बी सी, ऐसे चलता सकता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो हेड टू हेड टेल टू टेल मतलब ऐसा पूछा नहीं जाएगा वैसे। इसको रब करते हैं। तो अब जितने भी ऐसे पॉलीमर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो सारे पॉलीमर हम करेंगे, और जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं तो उनके पहली चीज़ हमको पॉलीमर पता होना चाहिए, उसका मोनोमर यूनिट पता होना चाहिए, उसका यूजेस पता होना चाहिए, ठीक है। तो टाइप्स करा चुके हैं तो होप सो चीज़ें क्लियर होंगी, और क्वेश्चन जब करेंगे तो और भी जो एक्स्ट्रा मिसलेनियस चीज़ें आ जाती हैं वो भी कंप्लीट कराई जाएंगी, ठीक है। तो अभी तो थ्योरी ही चल रही है। पॉलीथीन फर्स्ट हमारा पॉलीमर है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन का इसमें दो दो टाइप की हो सकती हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन, तो वो अभी नहीं पढ़ना है। फर्स्ट इसका मोनोमर यूनिट, ठीक है, मोनोमर इसका यूनिट क्या है, इथीन है। इथीन का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और इथीन लिख के भी आ सकता है, इथीन या फिर C2H4, या तो ऐसा लिखा होगा या तो ऐसा लिखा होगा या ऐसे, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो पॉलीथीन मोनोमर यूनिट है। जो लो डेंसिटी होती है ना, यूजेस लिख देते हैं, यूजेस लो, LDP HDP होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो इसके क्या बन रहे होते हैं, पॉली बैग्स बन रहे होते हैं, और जो बारिश में छतों पे डाली जाती है बड़ी बड़ी सी पॉलीथीन की लेयर बनाई जाती है, तो वो सारे इसी से बन रहे होते हैं, ठीक है। हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी पॉलीमर में क्या आएगा,
हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होगी उसमें जैसे क्या बन रहे हैं, जैसे बास्केट बन रही हैं, टॉयज बन रहे हैं, ये सब जो थोड़ी मजबूत होंगी। बास्केट, बास्केट, बकेट, बकेट, टॉयज, जो छोटे मोटे चीज़ें होती हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो। सेकंड हमारा पॉलीमर है, सेकंड पॉलीमर है पीवीसी, 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 जिसको बोलते हैं पॉली विनाइल। अब देखिए पॉली हटा देंगे तो जो साउंड करेगा पॉलीथीन, थीन थीन कर रहा है तो वही उसका मॉल्यूमर यूनिट है। तो कहीं कहीं ये आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पीवीसी है तो इसका क्या है, पॉली विनाइल क्लोराइड नाम है इसका, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इसका मोनोमर यूनिट क्या होगा, मोनोमर यूनिट, इसका मोनोमर यूनिट क्या होगा, विनाइल क्लोराइड। पॉली हटा देना है, विनाइल क्लोराइड, ठीक है, विनाइल क्लोराइड। अब विनाइल क्लोराइड ऐसे भी लिखा हो सकता है और इसका फॉर्मूला भी लिखा हो सकता है। विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ठीक है। इसकी N यूनिट्स होंगी, जब आपस में मिलेंगी तो क्या बन जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब देखिए जब ईथीन से पॉलीथीन बन रहा होगा ना तो क्या हो रहा होगा, रिएक्शन हमारी ऐसे हो रही होगी कि यहाँ कुछ रिएजेंट हम यूज़ करेंगे और ये जो डबल बॉन्ड है ये हट जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, N यूनिट आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। इसके आगे ऐसे N यूनिट्स या बहुत सारी यूनिट्स जुड़ जाएंगी। अगर इसको हम N मोल्स ऑफ ये लिखते हैं तो अगर इसका हमने क्या बनाया, पॉलीविनाइल बनाया तो इसको हमने रिएक्ट कराया, CH2 तो पहले से ही था, CH Cl लगा ही रहेगा क्योंकि वहाँ पे भी, और इसको Cl को ऊपर लगा देंगे, Cl को ऊपर लगा देंगे और यहाँ पे ऐसे डैश करके, यहाँ ऐसे डैश करके N यूनिट, तो ये पॉलीमर यूनिट बन गई। और ये कौन सी यूनिट, ये मोनोमर यूनिट बन गई। तो पॉलीमर में N ब्रैकेट के पीछे लिख दिया जाएगा और मोनोमर में ब्रैकेट के आगे, ठीक है। तो होप सो, हाँ अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसके यूजेस देख लेते हैं। तो यूजेस क्या है, पीवीसी, तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इतना डिफिकल्ट नहीं, केवल क्रैम करना है, याद करना है आपको और चीज़ें जैसी हैं वैसी ही समझनी है, ठीक है। और हो सकता है एग्जाम्पल थोड़े ज़्यादा हो जाए, बस इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं होगा। हाँ तो क्या है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड अगर होगा जिसकी मोनोमर यूनिट क्या है, विनाइल क्लोराइड, ये जो ऐसा बना होता है ना इसको विनाइल बोलते हैं और साथ में क्लोराइड, ठीक है। तो विनाइल क्लोराइड, इसमें क्या बनेंगे, ये पाइप्स वगैरह, पाइप जो घरों में लगते हैं, पानी के पाइप्स वगैरह, पाइप्स बनते हैं, प्लम्बर जो नहीं, घरों में पानी के पाइप्स हैं और बिजली के पाइप्स हैं, तो वो सब किसके होते हैं, पीवीसी के होते हैं। और इससे क्या बन सकता है, पीवीसी से, और रेनकोट वगैरह बन सकता है, ठीक है, रेन कोट। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसको नोट करिए। नेक्स्ट है हमारा टेफ्लॉन, TEFLON, टेफ्लॉन है, ठीक है। इसका इसको बोलते हैं टेट्राफ्लोरोइथेन, इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा मतलब चार, टेट्रा, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन, फ्लोरो, इथेन, ठीक है, टेट्राफ्लोरोइथेन इसकी मोनोमर यूनिट है। इसको यहाँ नहीं, ऐसे नहीं लिखते हैं, रुक जाइए, इसको नोट कर लीजिए, थर्ड वाला ऊपर लिखाते हैं फिर हम नोट करेंगे इसको। होप सो नोट कर लिया होगा, ऊपर वाला रब करके टेफ्लॉन करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड टेफ्लॉन, टेफ्लॉन इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, टेट्राफ्लोरोइथेन, ठीक है, टेट्राफ्लोरोइथेन।
टेट्रा फ्लोरोथेन। और इसको लिखते हैं CF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक है। अगर पॉलीमर बनेगा तो ये डबल बॉन्ड हटके इधर एक बॉन्ड बढ़ जाएगा, एक इधर बॉन्ड बन जाएगा, इधर एल लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी यूनिट पहचानी जा सकती है। इससे क्या बनते हैं? इससे बनते हैं हमारे यूजेस है नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स। जितने भी नॉन स्टिकी बर्तन होते हैं, अब तो और भी चीज़ों के बनने लगे हैं, तो टेफलॉन के बनते हैं। ठीक है, जो नॉन स्टिकी होते हैं, जो नॉन स्टिकी तवा है, नॉन स्टिकी कढ़ाई है, या और भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं उनमें, मतलब हीटिंग एलिमेंट्स नहीं, मतलब ऐसे यूटेंसिल्स जो हीट किए जाते हैं, डायरेक्ट हीट से गर्म किए जाते हैं वो। तो यहाँ क्या होता है? uses used in making of यूटेंसिल, बर्तन बनाने में काम आता है। ठीक है। फोर्थ है हमारा पैन, PAN, या तो इसको पैन कहा जाएगा या इसको क्या कहा जाएगा? पॉली अक्राइलो नाइट्राइल, पॉली अक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है, पॉली अक्राइलो वाई होगा नाइट्राइल। ठीक है, ये इसका नाम है। इसकी मोनोमर यूनिट क्या है? इसकी मोनोमर यूनिट है अक्राइलो नाइट्राइल, अक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है, और अक्राइलो नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH होल की पावर N। ठीक है, इसको नोट करिए। तो अगर मोनोमर यूनिट पॉली अक्राइलोनाइट्राइल है, अक्राइलोनाइट्राइल है, और इसको पॉलीमर बनाना हो तो डबल बॉन्ड हटा देंगे यहाँ से। अब यहाँ से लगेगा, ऐसे लगेगा। इसकी अगर पॉलीमर यूनिट बनाएंगे तो CH2 CH और CN यहाँ लगा देंगे, CN यहाँ लगेगा, और इधर ऐसे करके N लगा देंगे। ठीक है। यूजेस कहाँ होते हैं पैन के? वुडन, सॉरी वुडन बोल रहे हैं। यूजेस वुलन क्लोथ, वुलन क्लोथ जो होते हैं, जो इस समय जिसमें बहुत सॉफ्ट वाले वो ब्लैंकेट्स, बहुत सॉफ्ट वाले स्वेटर्स और वो क्या कहते हैं जैकेट्स वगैरह आ रहे हैं, तो वो क्या है? वो सब किससे बने हैं? पॉली अक्राइलोनाइट्राइल से, यूज्ड इन वुलन क्लोथ। ठीक है, तो कोई समझ रहा हो कि वो नेचुरल फाइबर है? तो नहीं है। और इसका यूज किस में हो सकता है? फाइबर मेकिंग में। ठीक है, यूज्ड इन फाइबर मेकिंग। अब फाइबर बना रहे हैं तो कपड़े भी बनेंगे इसके, कपड़े या और भी चीजें बन सकती हैं। 6 है हमारा नाइलॉन 66, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा ही जाता है। जैसे जो लास्ट टर्न पे इलास्टोमर कराया था, इलास्टोमर में क्या था कि इलास्टोमर्स के एग्जाम्पल क्या है? नाइलॉन 66, नाइलॉन 2, नहीं, इलास्टोमर्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? इलास्टोमर्स के एग्जाम्पल हैं बूना S, बूना N। ठीक है, तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आता। TGT का क्वेश्चन है, दिल्ली वाला जो पेपर है TSSB का, उसमें आया हुआ है, शायद 18th का पेपर है उसमें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं आ रही, चीज़ें आ रही हैं। चीज़ें अब इतनी ज़्यादा कुछ पढ़ने को है उसमें, अगर एक चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो पढ़ना पड़ेगा, ऐसे कुछ लीव करके नहीं जा सकते। तो नाइलॉन 66 ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, और इसको पूछ लिया जाता है।
अब नाइलॉन का नाम कैसे पड़ा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नाई मतलब न्यूयॉर्क, LON मतलब लंदन, तो ऐसे इसका नाम इसी पे पड़ा है, सिटीज के नेम पे पड़ा है। ठीक है, तो ये क्या है, आर्टिफिशियल पॉलीमर है और ह्यूमन ने बनाया है। कैसे बना है, इसकी मोनोमर यूनिट 2 हैं, तो इसका है, इसको लिखेंगे आर्टिफिशियल, 1 मिनट इसको नोट करिए तब तक। तो नायलॉन की जब कहानी पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि नायलॉन बना कैसे है, नायलॉन का नाम कैसे दिया गया है। तो होप सो नोट कर लिया होगा। नायलॉन की बात करते हैं। नायलॉन है हमारा आर्टिफिशियल तो कि ये क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर है। ठीक है, मैन मेड भी बोल सकते हैं, और मैन मेड इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, मोनोमर यूनिट है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथाइल डाइअमीन। एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथाइल डाइअमीन, हेक्सामेथाइल डाइअमीन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नायलॉन 66। इसका यूज कहाँ है, इसका यूज है, यहीं लिख लो, यूजेस कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है इसको, टायर बनाने में, टूथब्रश बनाने में, ठीक है, और क्लोथ्स बनाने में। ठीक है, यूज्ड इन टायर्स, टायर कॉमा ब्रश कॉमा टायर ब्रश, और क्या बोला था मैंने, और क्लोथ्स, क्लोथ्स मतलब फाइबर बनाने में। अब जो एडिपिक एसिड है, होप्स दिख रहा होगा एडिपिक एसिड, हाँ दिख रहा है। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, एडिपिक एसिड का फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला लिखा है तो फॉर्मूला ही लिखना है, फॉर्मूला ही देख के बताना है। तो एडिपिक एसिड, तो ये ऐसा है, COOH CH2 होल 4 COOH, ये है एडिपिक एसिड। ठीक है, और दूसरा है हेक्सामेथाइल डाइअमीन। जो नायलॉन का 66 है ना, उसका क्या मीनिंग है, जो नायलॉन में 66 लिखा है उसका क्या मीनिंग है। तो एडिपिक एसिड में भी एक, और ये 4 और 6, 1 और 4 5 और 6 कार्बन है। और हेक्सामेथाइल डाइअमीन, उसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, हेक्सामेथाइल डाइअमीन, हेक्सामेथाइल डाइअमीन, इसमें भी क्या है, NH2 CH2 होल 6 NH2। ठीक है, तो मेरे ख्याल से NCERT का क्वेश्चन है कि नाइलॉन 66 में ये जो 66 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नाइलॉन 66 में जो 66 है वो एडिपिक एसिड में 6 कार्बन है, और हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन में भी 6 कार्बन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो थ्योरी मतलब जो नहीं,
लंबे लंबे कोट्स दिए होते हैं, फैक्ट्स दिए होते हैं उसमें से। तो होप सो ये नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉलीमर है वो है, आई थिंक सिक्स्थ है, नाइलॉन 6। नाइलॉन, एक नाइलॉन 6 था, एक नाइलॉन 6 है। ठीक है। अब ये नाइलॉन 6 क्या है, इसकी मोनोमर यूनिट है, मोनोमर यूनिट कैप्रोलैक्टम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैप्रो लैक्टम। ठीक है। ये कहाँ यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है रोप मेकिंग, इन मेकिंग ऑफ रोप्स। ठीक है। अब कैप्रोलेप्टम का फॉर्मूला लिख लीजिए। इसमें भी कार्बन 6 होंगे, NH2, CH2, 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 1 2 3, CH2, C डबल बॉन्ड हो, एक कम हो गया क्या, 1 2 3 4 5, एक और हो, CH2, CH2। ठीक है, ये है कैप्रोलैक्टम। यहाँ पे भी कार्बन के 6 एटम हैं एक ही मोनोमर यूनिट में। 7th है टेरिलीन या टेरिलीन, या इसको बोलते हैं डेक्रॉन, डेक्रॉन, या फिर इसको बोलेंगे पॉलिस्टर। ठीक है, या तो इसको बोलेंगे पॉलिस्टर। जो वैसे कुछ कपड़े होते हैं ना, उनको बोल देते हैं अरे पॉलिस्टर के कपड़े हैं, मतलब गर्माते हैं, ऐसे मतलब बातें करी जाती हैं। तो इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, मोनोमर यूनिट टेरेथेलिक एसिड। ठीक है, टेरेथेलिक एसिड। टेरेथेलिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, COOH, COOH। ठीक है, COOH ये है। ठीक है, कैसा भी लिखा हो सकता है, C इधर से शुरू होकर इधर एच होगा, या ऐसे लिखा होगा। टेरेलिन, इथीन भी होता है इसमें, और ग्लाइकॉल होता है। ठीक है, इथाइलिन, इथाइलिन प्लस ग्लाइकॉल। ठीक है, इथाइलिन पता ही है, CH2, C2H4, और ग्लाइकॉल क्या होता है, ग्लाइकॉल होता है CH2OH, CH2OH। यूज कहाँ है, टेरिलीन का यूज होगा हेलमेट बनाने में। ठीक है, मेकिंग ऑफ हेलमेट। तो ये थोड़े स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होती है, जो क्या होती है, जिसमें हीट रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब इजीली जल नहीं सकते हैं। तो इसको फर्स्ट यूज किया गया था इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में फर्स्ट यूज किया गया था, फर्स्ट यूज्ड इन इंग्लैंड।
ये इनफ्लेमेबल होता है, तो लिख सकते हैं टेरिलीन इज इनफ्लेमेबल, ठीक है, इसमें आग नहीं लगती है। नेक्स्ट है हमारा रबर, ठीक है। तो ये हमारे पॉलीमर ये वाले कंप्लीट नहीं हुआ भी है। रबर है, फिर है बेकेलाइट है, मेलामाइन है, ये भी है, क्योंकि रबर का भी टाइप समझाना है, नेचुरल और सिंथेटिक। तो होप सो ये नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट है पॉलीमर 8, दैट इज रबर। अब रबर क्या है, नेचुरल रबर भी होती है और सिंथेटिक रबर भी होती है, ठीक है। तो रबर के दो टाइप है, या तो मैं नेचुरल रबर दी होगी जो डायरेक्ट प्लांट से मिलती है। सेकंड है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर में भी क्या यूज़ हो रही है, नेचुरल रबर यूज़ हो रही है, लेकिन साथ में सल्फर यूज़ करके उसको सिंथेटिक बनाया जा रहा है, ठीक है। तो जो नेचुरल रबर है उसको क्या बोलते हैं, उसकी मोनोमर यूनिट है आइसोप्रीन। ये है आइसोप्रीन, ठीक है। और जो हमारा सिंथेटिक रबर है उसको क्या बोलते हैं, नियोप्रीन, इसकी मोनोमर यूनिट, ठीक है। नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन। और जो सिंथेटिक रबर है उसमें बूना एस आते हैं, ठीक है। बूना एस पूछा नहीं जाएगा ज़्यादा। बूना एन एस, ठीक है। एक टर्म यूज होता है, नोट करके लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्कनाइज्ड रबर। वॉल्कनाइज्ड या वॉल्कनाइजेशन ऑफ रबर का वॉल्कनाइजेशन। इसमें क्या होगा, जो नेचुरल रबर होगी, नेचुरल रबर जो बहुत सॉफ्ट होती है, उसको हम लोग हार्ड बनाएंगे। नेचुरल रबर को मेकिंग, ये जो वॉल्कनाइजेशन ऑफ रबर है इसका मतलब क्या है, मेकिंग ऑफ नेचुरल रबर हार्ड, ठीक है। जो हमारी नेचुरल रबर है उसको हार्ड बनाने के लिए वल्कनाइजेशन किया जाता है। तो नेचुरल रबर क्या होती है, वेरी सॉफ्ट इन नेचर। तो जब वोल्कनाइज रबर है, जो मतलब सॉरी, जो नेचुरल रबर है वो वेरी सॉफ्ट इन नेचर है। जब सॉफ्ट इन नेचर है तो उसको क्या चाहिए होगा, उसको हम लोग हीट करके उसमें थोड़ा सा सल्फर मिलाएंगे और वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। जैसे जो टायर्स वगैरह बनते हैं ट्रक रख के, वो सब इसी से बनते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, नेचुरल रबर को हीट करेंगे, हीट ट्राइंगल का साइन हो तो हीट विथ सल्फर, प्लस सल्फर होगा यहाँ पे, और क्या बन जाएगी हमारी आइसोप्रीन, ठीक है। आइसोप्रीन जो होगी, ये तो नेचुरल रबर क्या है, आइसोप्रीन होती है, पता है सबको आइसोप्रीन। और यहाँ क्या बन जाएगी, इसको बोलेंगे वल्कनाइज्ड रबर, वल्कनाइज्ड रबर,
और यहाँ क्या होगी, आइसोप्रीन जो है आपस में क्रॉस लिंक्ड होंगी। आइसोप्रीन आर क्रॉस लिंक्ड, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, हार्ड बन जाएगी। और यहाँ जो सल्फर वोल्केनाइज रबर जो होती है उसमें सल्फर का परसेंटेज कितना होता है, 3 से 5%, 3 to 5% सल्फर इज प्रेजेंट। तो जो वोल्केनाइज रबर होती है उसमें सल्फर की अमाउंट पूछ ली जाए तो 3 से 5% होती है। और ये सब किस में यूज हो रहे थे, टायर मेकिंग में। तो लास्ट वाली लाइन दिख रही है, लास्ट वाली लाइन लिख लेते हैं, यूज्ड इन टायर मेकिंग, ठीक है, टायर वगैरह बनाने में, ट्रक के, ट्रैक्टर के, बसेस के और कार वगैरह के, जो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं। कोई रास्ते में पत्थर वत्थर आ जाता है तो उसको भी उससे ये मतलब दब के खराब नहीं होते हैं, डिफॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीमर बेकेलाइट। बेकेलाइट भी इंपॉर्टेंट है, होप सो नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट है 9th बेकेलाइट। अब बेकेलाइट क्या है, बेकेलाइट है जिससे हमारे स्विचेस वगैरह बन रहे हैं, स्विच है, हैंडल है। तो बेकेलाइट की मोनोमर यूनिट क्या है, बेकेलाइट बना किससे है, फॉर्म बाय किससे बना है बेकेलाइट, बेकेलाइट बना है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से। तो मोनोमर भी यूनिट भी यही होंगी, ठीक है, फॉर्म्ड बाय मोनोमर यूनिट क्या है, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये है हमारा फिनॉल। बेंजीन का एक एच हटा के ओ एच लग जाता है तो उसे फिनॉल बोल देते हैं, अगर ये हट गया है तो फिनाइल बोल देते हैं, ठीक है। और साथ में फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ठीक है, ये हो गया। ये ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर है, ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। और इसके क्या बन रहे हैं, यूज्ड इन मेकिंग ऑफ स्विचेस, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, ठीक है। तो ये एक तरह से हीट प्रूफ है, इसमें हीट नहीं लगती है। इलेक्ट्रिक स्विचेस बनते हैं, हैंडल्स बनते हैं और कुछ वायर्स को कवर करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। 10th है हमारा मेलामाइन, मेलामाइन। अब मेलामाइन क्या है, इसके जो जो यूटेंसिल्स दिखाए जाते हैं ऊपर से फेंक फेंक के गिरा के दिखाए जाते हैं एडवर्टीजमेंट में कि नहीं टूट रहे हैं, नहीं टूट रहे हैं, और एक दूसरे में पटक पटक के दिखाए जाते हैं, तो वही है ये यूटेंसिल्स को क्या बनता है, अनब्रेकेबल बनाता है। इसकी मोनोमर यूनिट है, मोनोमर यूनिट क्या है, मेलामाइन है और साथ में फॉर्मल्डिहाइड है, मेलामाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। used for making
यूटेंसिल्स अनब्रेकेबल, यूटेंसिल्स को अनब्रेकेबल मतलब जो टूट नहीं सकता ऐसा बनाया जाता है। वैसे टूट ये बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है इन यूटेंसिल्स को तो टूट जाते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं टूटते हैं जैसे हम लोगों के बाकी चीज़ें क्रॉकरी वगैरह टूट जाती है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे स्टार्च की। स्टार्च भी हमारा क्या है, पॉलीमर है। इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं। तो ऑप्शन नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। पॉलीमर नेक्स्ट है हमारा 11th नंबर, स्टार्च। स्टार्च किससे बना होता है, इसकी मोनोमर यूनिट है ग्लूकोज से और अमाइलेज से। ग्लूकोज प्लस अमाइलेज। ठीक है, स्टार सबको पता है। दोनों फॉर्म ग्लूकोज के ही होते हैं। हमने शायद कुछ गलत बोल दिया। दो तरह के ग्लूकोज होते हैं, एक पहला अमाइलेज होता है, अमाइलेज, और दूसरा जो होता है मतलब स्टार्च जो है ग्लूकोज, इसकी मोनोमर यूनिट अगर ग्लूकोज लिखा हो तो ग्लूकोज पे टिक करें। अगर ग्लूकोज की जगह अमाइलेज या और अमाइलोपेक्टिन लिखा हो, अमाइलोपेक्टिन लिखा हो तो वो क्या होगा, स्टार्च होगा। तो या तो ग्लूकोज लिखा होगा या अमाइलोपेक्टिन लिखा होगा। ठीक है, अब ये किस में यूज़ होता है, तो इसको यूज़ किया जाता है जो मेडिसिन कैप्सूल में रख के आती है ना, तो कैप्सूल कुछ खाली कैप्सूल्स आते हैं, वाइट कलर के आते हैं, उसमें जिनका बीपी लो होता है तो उन कैप्सूल में नमक भर के या सॉल्ट भर के उनको खिलाया जाता है। ठीक है, जिनका ज़्यादा लो होता है दिन में 2 से 3 बार खिलाया जाता है। या फिर जितने कैप्सूल्स होते हैं वो सारे स्टार्च के बने होते हैं, हमारी बॉडी में जाके खुल जाते हैं और उसके अंदर की मेडिसिन हमारे बॉडी में वर्क करने लगती है। यूज्ड इन मेकिंग ऑफ कैप्सूल्स, कहाँ, मेडिसिन में। 12th है विस्कोस। विस्कोस क्या है, ये एक तरह का, इसकी मोनोमर यूनिट है सेलुलोज, और सेलुलोज भी एक तरह से किससे बना होता है, वो भी ग्लूकोज से बना होता है। ठीक है, नहीं, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। ठीक है, ठीक है, इसका क्या होता है, नेक्स्ट है, इसका यूज कहाँ होता है, पैराशूट फॉर्मेशन में। यूज्ड इन मेकिंग ऑफ पैराशूट्स। ठीक है, लास्ट है रेयॉन। रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क बोलेंगे या फिर रेयॉन बोलेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क या रेयॉन बोलेंगे। तो जो आजकल सिल्क बोल के रेयॉन बेचा जा रहा है। ठीक है, सॉफ्ट होता है, इसका भी मोनोमर यूनिट क्या होता है, सेलुलोज। ठीक है, इससे क्या बनते हैं, क्लोथ्स बनते हैं।
तो इसको भी नोट कर लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट ही कराए गए हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। तो सेलुलोज भी क्या है, ग्लूकोज ही है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर यूनिट जुड़ेंगी ग्लूकोज की, तब सेलुलोज बनेगा। और सेलुलोज की जब बहुत सारी यूनिट जुड़ जाएंगी तो विस्कोज और आर्टिफिशियल रेयॉन जैसे चीज़ें बनेंगे। तो सेलुलोज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज का ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, जैसे कि भी क्लास का एक्सपीरियंस है आप हमको कमेंट कर सकते हैं। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी क्लासेस हो रही हैं उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और जीएस में जनरल फिज़िक्स और जनरल केमिस्ट्री चल रही है, तो दोनों के चैप्टर्स 4 to 5 दोनों के कंप्लीट हो गए हैं। जो एक दो जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर उसमें मैंने इसलिए रोका क्योंकि ट्रांसफार्मर भी पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर और एक दो चीज़ें हैं वो अलग से एक से 1.5 घंटे की क्लास है, वो करा दी जाएगी। बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, आप रिवीजन के बेसिस पे या पढ़ने के बेसिस पे आप देख सकते हैं। और क्वेश्चंस जैसे ही सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी क्वेश्चन सबके कराए जाएंगे। और ये सब वन लाइनर की तरह कराया जा रहा है, तो आपको ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं कराए गए हैं, ठीक है। तो होप सो क्लास अच्छी लग रही होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।